हाँ, तो देखो हमारा जो सिलेबस है ना मैथ का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है। ठीक है, अब चैप्टर 8 में भी क्या क्या पढ़ना है हमको, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से। जैसे चैप्टर में भी सब चैप्टर होते हैं ना, उसी हिसाब से। जैसे चैप्टर 8 है ये, तो 8.1 इंट्रोडक्शन, 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 8.6 समरी। ठीक है, आज हम 8.1 इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कहाँ होती है। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री डिस्कवर की थी ना, वो हिपार्कस ने की थी। हिपार्कस वो थे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते थे। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं? सन क्या है? स्टार है ना। हाँ, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो हमारी अर्थ से किसकी डिस्टेंस कितनी है, सन कितनी दूर है, मार्स कितनी दूर है, ये सब जो पता किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्रू पता किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गए बहुत हायर लेवल पे। अब हमको जो पढ़ना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करेंगे, वो कैसे क्वेश्चंस में हमको यूज़ करना है इसे, वो मैं एक तुम्हें रफ़ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है ये? आईफिल टावर। हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इस आईफिल टावर के कंपैरिजन में यह आदमी तो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। तो इस आईफिल टावर की हाइट के कंपैरिजन में इस आदमी की हाइट क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इस आईफिल टावर के लिए एज अ पॉइंट वर्क करेगा, यह आदमी एज अ पॉइंट वर्क करेगा ना। ठीक है, अब देखो ये जो आदमी है, ये आईफिल टावर से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। कितना दूर खड़ा है? 1 किलोमीटर दूर खड़ा है। ठीक है, अब आईफिल टावर के टॉप को ये आदमी देख रहा है। ये पर्सन जो है, ये आदमी है, ये आईफिल टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है, अरे बढ़िया। अब देखो ये क्या है ना, आईफिल टावर के लिए तो ऐसा पॉइंट वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस पता है। अब इसको ये पता रहेगा कि मैं जो है आईफिल टावर के टॉप को देख रहा हूँ, वो किसी इंस्ट्रूमेंट से एंगल पता कर लेगा कि एंगल कितना है। ठीक है, अब हमको बिना मेज़र किए ये पता करना है, बिना मेज़र किए
कि इसकी हाइट कितनी है। ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं हाइट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमको हाइट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना, हमको बिना मेज़र के यूज़ करना है। तो हमको ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है दोनों के बीच की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले यूज़ करके हम ये हाइट को निकाल लेंगे कि आईफिल टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, अब ये देखो, ये आईफिल टावर को भूल जाओ, ये जो बेस लाइन है इसकी सेंटर से गई है, और ये अब ये सेंटर जो है बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फॉर्मूले हैं वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हमने। ठीक है, ये बनी बालकनी, यहाँ बैठी है दीपिका। कौन बैठी है? दीपिका। अब रोड साइड के कॉर्नर पे एक है छोटा सा फूल। अब वही बिल्डिंग के हाइट के कंपैरिजन में फूल क्या है? नेग्लिजिबल, एज अ पॉइंट कंसीडर होगा। अब दीपिका इससे देख रही है। अब जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जैसे आईफिल टावर वाले केस में आदमी उसको देख रहा था, टावर के टॉप को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन था। ठीक है, यहाँ पे दीपिका इस फूल को देख रही है ऊपर से नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब दीपिका को अपनी बिल्डिंग की हाइट पता है। दीपिका को ये पता है कि बिल्डिंग से फूल की डिस्टेंस कितनी है, बिल्डिंग से फूल की डिस्टेंस कितनी है। तो उसको ये पता करना है कि मैं कितने डिग्री के एंगल से उस फूल को देख रही हूँ। उसको हाइट पता है, उसको डिस्टेंस पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले लगा के उसको ये पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री से उस फूल को देख रही है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। बस इसी टाइप के एग्जांपल रहते हैं जिनमें हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कैसे? ठीक है, तो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, इनसे मिलके बना हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेज़र। ठीक है, तो अब 3 साइड्स किस में होती हैं? कौन सी ज्योमेट्री रहती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं? ट्रायंगल होती है ना। तो बस ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स के रिलेशन को स्टडी करते हैं हम क्या में? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इट डील्स with the study of between it deals with the study of relationship between sides and angles, ठीक है, in any triangle। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते किसे हैं? ठीक है, अब हम इसको अगर बेसिक को जान लेंगे तो डेफिनेशन हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी
एक्यूट एंगल से, किसी भी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रायंगल की जो दो साइड्स का रेशियो रहेगा ना, वो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में दो साइड का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। जैसे कि देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। अब एक्यूट एंगल तो समझते हैं, 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल। तो बस हमने इसको मान लिया एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ये हो गया। अब ये जो है साइड, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, या इसको बोले अपोजिट साइड, ठीक है। एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बना है, तो जो बड़ी वाली साइड रहेगी ना, बड़ी वाली साइड, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो छोटी वाली साइड रहेगी वो बेस। ऐसा नहीं है कि ये ओनली एक्यूट एंगल के लिए यूज होगा, लेकिन यहाँ हम बेसिकली एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो अगर हमारा ये एंगल होता, अभी तो हमने ये एंगल लिया है, अब मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ जिससे लोगों को पता रहे कि हमने कौन सा एंगल लिया। अब मान के चलो ये हमारा ये वाला एंगल होता, हमने ये नहीं लिया होता, ये लिया होता, तो परपेंडिकुलर ये होता इसके सामने वाली साइड, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो बड़ी वाली साइड ये है, तो ये हाइपोटेनियस रहेगा और ये रहेगा बेस। अब ये बड़ी वाली साइड क्यों है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। दो साइड ये जो होती हैं, जो 90 डिग्री पे होती हैं, हमेशा जो हाइपोटेनियस वाली साइड होती है वो बड़ी सी को अब हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला टर्म है साइन, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट। अब जब हम इनको सिंगल फॉर्म में लिखते हैं ना, मतलब ओनली टर्म्स लिखना है, तो इनको ऐसे ही लिखते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। जैसे कि साइन फॉर्म ऑफ एंगल ए, साइन फॉर्म ऑफ एंगल ए। तो साइन फॉर्म ऑफ एंगल ए में क्या है? इस एंगल के सामने वाली साइड, मतलब कि अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इन तीनों में से हाइपोटेनस कौन सी है? ये है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन फॉर्म, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब कोसाइन फॉर्म ऑफ एंगल ए, कोसाइन फॉर्म ऑफ एंगल ए। अब कोसाइन में क्या होता है? एक तो जो एंगल जिस बेस पर बन रहा है, मतलब कि दोनों में से छोटी वाली साइड, ठीक है, वो ले लिया न्यूमरेटर पे बेस, और जो डिनोमिनेटर में लेंगे वो आएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोसाइन फॉर्म ऑफ एंगल ए में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब टेंजेंट में क्या होगा? टेंजेंट फॉर्म ऑफ एंगल ए, टेंजेंट में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि एंगल के सामने वाली साइड और एंगल जिस साइड पर बन रहा है वो वाली साइड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमेशा हम इनको इतने बड़े फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, साइन फॉर्म ऑफ एंगल ए, कोसाइन फॉर्म ऑफ एंगल ए, टेंजेंट फॉर्म ऑफ एंगल ए, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो इनको लिखते कैसे हैं शॉर्ट फॉर्म में? इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना बता रहा हूँ।
साइन ए, साइन फॉर्म ऑफ एंगल ए को क्या लिख दिया हमने, साइन ए। अब जब भी हम ये वाला साइन टर्म लिखेंगे ना, ये कभी सिंगल नहीं आएगा, ये हमेशा एंगल के साथ लिखा जाता है। मतलब कि इस साइन ए का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू ए, ये पूरा एक टर्म है कि एंगल ए का साइन फॉर्म, उसको हमने कैसे लिखा, साइन ए। ठीक है, ऐसे ये कॉस ए, ऐसे ये टेन ए। ठीक है, ये आ गए तीनों के फॉर्मूले। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इनको फॉर्मूले को हमें कैसे याद करना है, एक बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएंगे फिर तो हमें ये चीज़ें माइंड में फिट ही हो जाती हैं कैसे करना है। लेकिन अभी इनको कैसे याद करना है, तो हमने इनके लिए सिंपल सा फॉर्म बनाया। तीनों के न्यूमरेटर को, साइन कॉस टेन, तीनों के न्यूमरेटर को हमने एक साथ लिख लिया। साइन का न्यूमरेटर पी है परपेंडिकुलर, कॉस का बी, टेन का पी। ठीक है, अब तीनों के डिनोमिनेटर एक साथ लिख लो, साइन का एच, कॉस का एच और टेन का बी। अब इसका हमने, अब देखो पी अपॉन एच साइन का है, बी अपॉन एच कॉस का है, पी अपॉन बी टेन का है। अब देखो इनका हमने जो कोड बनाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस कोड को याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जब भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले इसको लिख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी अपॉन एच साइन का हो गया, बी अपॉन एच कॉस का हो गया, पी अपॉन बी टेन का हो गया। ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। और एक बार हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए फिर तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आराम से अप्लाई हो जाएंगे। अब तीन टर्म और होते हैं इसमें, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब इनको भी सिंगल नहीं लिखते हैं ऐसे, कोसेक सेक और कॉट, एंगल के साथ कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब ये तीनों जो हैं वो इनके इन्वर्स होते हैं। जैसे कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होगा, 1 अपॉन टेन ए, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए और ये हमारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे। इन फॉर्मूले के थ्रू हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने एग्जांपल दिए थे। ठीक है, तो आज हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।